गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। हमारी पहली खबर है, दिवाली पर मिले भारत चीन के दिल, हथियार और टैंक समेत यूं पीछे हटेंगे पीएलए सैनिक। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में अप्रैल महीने से जारी भारत चीन के बीच सीमा विवाद जल्द ही समाप्त हो सकता है। दोनों देशों ने सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर से डिसएंगेजमेंट की सहमति जताई है। चीनी सेना वापस उसी इलाके में जाने के लिए तैयार हो गई है जहां पर वह अप्रैल महीने में थी। चुशूल सेक्टर में 6 नवंबर को ही भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता के दौरान डिसएंगेजमेंट प्लान पर चर्चा हुई थी। ऐसे में दिवाली के त्योहार के बीच चीनी सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। सूत्रों ने बताया कि पैंगोंग इलाके से यह डिसएंगेजमेंट प्लान वार्ता के एक हफ्ते के अंदर ही शुरू हो जाएगा और यह 3 स्टेप्स में पूरा भी हो जाएगा। इसके तहत चीन टैंक बख्तरबंद वाहनों को सीमा से फ्रंटलाइन एरिया से दूर लेकर जाएगा। चर्चाओं के अनुसार टैंक्स और बख्तरबंद वाहनों को एक दिन के अंदर ही वापस ले जाना था। कोर कमांडर स्तर की यह वार्ता 6 नवंबर को हुई थी, जिसमें विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव और ब्रिगेडियर घई भी शामिल रहे थे। आपको बता दें कि पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर होने वाले दूसरे स्टेप में दोनों सेनाओं को 3 दिनों तक रोजाना अपने 30% सैनिकों को वापस बुलाना होगा। भारतीय पक्ष धन सिंह थापा पोस्ट के करीब आएगा, जबकि चीन फिंगर 8 के पूर्वी दिशा की ओर वापस जाएंगे। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर बिजनेस फील्ड से रिलेटेड है, जो कि है दिवाली पर एक और बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं मोदी सरकार। रोजगार बढ़ाने पर होगा फोकस। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी से स्वस्थ हुई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए मोदी सरकार एक और प्रोत्साहन पैकेज का डोज देने की तैयारी कर रही है। सरकार के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि अर्थव्यवस्था को ऐतिहासिक संकुचन से बाहर निकालने के लिए इस सप्ताह 20 अरब डॉलर के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। सरकार ने आज ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 10 क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का ऐलान किया है। ऑटो, फार्मा, दूरसंचार, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, सोलर पीवी जैसे क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन दिए जाएंगे। पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी इस प्लान को गुरुवार को अंतिम रूप देंगे। सूत्रों ने पैकेज का अधिक ब्यौरा देने से इनकार करते हुए कहा कि यह दबाव में चल रहे सेक्टर्स के लिए होगा, जिसका मकसद रोजगार में वृद्धि होना है। आपको बता दें कि मई में आया भारत सरकार का पिछला प्रोत्साहन पैकेज कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को लगे झटके को मोटे तौर पर कम करने में पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। इस पैकेज का फोकस तरलता बढ़ाने और छोटे कारोबारों को आसान ऋण उपलब्ध कराना था, लेकिन खर्च को बढ़ावा देने के लिए अधिक नहीं किया गया था। इस पैकेज में कोरोना से बुरी तरह प्रभावित सेक्टर जैसे कि टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन छूट गए थे। तो इसी खबर के साथ चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर बिहार चुनाव को लेकर है। बिहार चुनाव के परिणाम से निराश हुए लालू यादव, तेजस्वी को दी गठबंधन की राजनीति संभावनाएं की तलाश। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव काफी मायूस है। लालू यादव बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद ताजा राजनीतिक परिस्थितियों और गठबंधन की राजनीति में संभावनाओं की तलाश को लेकर अपने पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य नेताओं से भी संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में
सजायाफ्ता लालू प्रसाद ने रांची में रिम्स निदेशक के बंगले से ही अपने सेवादारों के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की कमान संभाले तेजस्वी प्रसाद को यह कहते हुए सांत्वना दी है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी चुनावी पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। लालू ने कहा कि जिस तरह से बिहार विधानसभा में जनादेश आया है, ऐसे में एनडीए गठबंधन में शामिल बीजेपी जदयू के दो अलावा दो दलों की भी महत्ता बढ़ गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार चुनाव परिणाम से लालू प्रसाद के चेहरे पर छाई उदासी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि हार के बावजूद तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की जीत से उन्हें थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। बिहार चुनाव की खबरों के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, बिहार के नतीजों को छोड़कर कोविड-19 वैक्सीन की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव और देश के विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे आने के एक दिन बाद राहुल गांधी ने चुनावी मुद्दे से साफ तौर पर बचते हुए कोविड-19 वैक्सीन पर फोकस किया। जाहिर है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में देश की अब पुरानी कोई खास योगदान नहीं दे सके। इस मसले से हटते हुए बुधवार को राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भले ही फाइजर ने एक वैक्सीन बना लिया है, लेकिन इसे हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक तरीके पर काम करना जरूरी है। भारत सरकार को वैक्सीन वितरण रणनीति बतानी होगी कि यह कैसे हर भारतीय तक पहुंचेगी। कुछ घंटों पहले आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस बिहार में केवल 19 सीटें ही पा सकी है। उपचुनाव में भी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा की जीत का श्रेय भी असल में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया जा रहा है, बजाय इसके कि पार्टी के केंद्रीय नेताओं को। अगर हम गुजरात उपचुनाव की बात करें तो राहुल गांधी के करीबी और राज्य के प्रभारी माने जाने वाले नेता राजीव सातव कुछ खास नहीं कर सके। यहाँ सभी 8 सीटें भाजपा ने जीत ली। कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी उपचुनाव में दोनों सीटें भाजपा से हार गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को पछाड़ने के लिए मैदान में उतरी कांग्रेस उपचुनाव नहीं जीत सकी, बल्कि भाजपा अब और अधिक शक्तिशाली बनकर उभर आई है। ऐसे ही हालात तेलंगाना और ओडिशा के हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ और झारखंड में हालात थोड़े से ठीक रहे, जहां कांग्रेस उपचुनाव जीतने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा प्रभारी हैं, लेकिन पार्टी यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई। यहां भाजपा ने 6 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि ये नतीजे आगामी स्थानीय चुनावों के लिए एक ट्रेलर है। कांग्रेस एक टूटता हुआ जहाज है, उनका लोगों से संपर्क खत्म हो गया है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगर आप दिवाली के साथ ही देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा। इस दौरान लाखों लोग खासकर दिवाली और छठ के दौरान अपने परिवार व शहर जाने को निकलते हैं। तो सफर के लिए भारतीय रेलवे का सहारा सबसे बड़ा होता है। त्योहारों के समय हर साल रेलवे कई सारी ट्रेनों का संचालन करता है। इस बार भी काफी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हालांकि ट्रेनों की लिस्ट पहले ही सामने आ गई थी, लेकिन बुधवार से ट्रेनों में रिजर्वेशन भी शुरू हो जाएगा। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इस बार सीट बुक करके ही आप यात्रा कर सकते हैं। पिछले सालों की तरह ना ही ट्रेनें चल रही हैं और ना ही कोरोना के मद्देनजर अभी भी उन्हें चलाए जाने की अनुमति मिली है। बताया गया है कि आज से ट्रेनों में रिजर्वेशन शुरू हो जाएंगे और जो यात्री सीटें बुक नहीं करा सके हैं तो वे स्पेशल ट्रेनों के रूटों पर पड़ने वाले स्टेशनों से रिजर्वेशन की जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें कि ट्रेनें कम हैं और अधिक भीड़-भाड़ नहीं होने देना चाहती है रेलवे। भारतीय रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि जो भी इन ट्रेनों में यात्रा करना चाहते हैं उनके पास वैध आरक्षण होना चाहिए। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर।
अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत मार्च 2021 तक 50 लाख युवाओं को सेवायोजित करने का लक्ष्य पर रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में मिशन रोजगार के तहत श्रम विभाग द्वारा अभियान चलाए जाने के संबंध में आज यहां प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल द्वारा प्रस्तावित अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके अलावा बैठक में मिशन रोजगार अभियान के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 50 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार तथा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार तथा विभिन्न विभागों से रोजगार संबंधी डाटा संग्रहण आदि पर गहन विचार विमर्श किया गया। तिवारी ने कहा कि प्रत्येक विभाग अपना रोजगार प्लान बनाए तथा इसी प्रकार जिलों में जिलाधिकारी अपने जिले का रोजगार प्लान बनाए। प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय द्वारा रोजगार से संबंधित समस्त डाटाबेस को सुरक्षित एवं अपडेट रखने के लिए ऐप एवं पोर्टल विकसित करने की कार्रवाई तथा उक्त पोर्टल पर रोजगार से संबंधित डाटा प्रविष्टि के लिए विभागों से समन्वय का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासकीय विभागों के तहत समस्त निदेशालय, निगम, बॉर्डर आयोग आदि अपने विभाग के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे, जो कि रोजगार से संबंधित डाटा की प्रविष्टि अद्यतन के लिए उत्तरदायी होंगे। नोडल अधिकारी द्वारा मिशन रोजगार के संबंध में विभागीय कार्य योजना भी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस खबर के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे आगे के सफर में। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, इंटरनेट पर समाचार और मनोरंजन पर होगा सरकार का नियंत्रण। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। भारत सरकार ने इंटरनेट पर समाचार और मनोरंजन प्रसारित करने वाली सेवाओं पर पहली बार अपना नियंत्रण बनाने की पहल की है। कैसे इंटरनेट पर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा? इंटरनेट पर समाचार और मनोरंजन प्रसारित करने वाली सेवाओं पर निगरानी करने के लिए कैबिनेट सचिवालय ने भारत सरकार के नियमों में बदलाव किए हैं और राष्ट्रपति ने इसे अपनी अनुमति भी दे दी है। समाचार वेबसाइटें और मनोरंजन के कार्यक्रम प्रसारित करने वाली नेटफ्लिक्स जैसी सेवाओं के लिए अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिशा निर्देश जारी करेगा, जो कि वेबसाइटों को मानने पड़ेंगे। इस बदलाव से केंद्र सरकार ने एक साथ 2 बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि भारत में इंटरनेट पर समाचार या फिर करंट अफेयर्स और मनोरंजन दोनों पर ही केंद्रित वेबसाइटें और ऐप तुलनात्मक रूप से नए ही हैं। इन्हें भारत में शुरू हुए अभी 1 दशक भी नहीं हुआ है। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, विश्व के नेताओं से बोले बाइडेन, लौट आया है अमेरिका। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूरोपीय सहयोगियों के साथ बातचीत की है, जिनमें जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल भी हैं। यूरोप के कई नेताओं ने उम्मीद जताई है कि बाइडेन के शासन के दौरान रिश्तों को दुरुस्त किया जा सकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों और जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को अमेरिकी चुनाव में जीत पर बधाई दी है। जर्मन चांसलर के कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि मैर्केल ने बाइडेन और कमला हैरिस को